हेलो दोस्तों, जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर से पाचन तंत्र। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? आपको बताना है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। हमारा ऑप्शन है कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में 65% लगभग होती है। कार्बन 18.5% होता है, हाइड्रोजन 9.5% होता है और नाइट्रोजन 3.20% होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमसे पूछा गया है सबसे प्रचुर मात्रा यानी सबसे अधिक कौन होता है? तो ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? जब हम कोई भी वस्तु खाते हैं तो हमें खट्टे स्वादों का एहसास किस भाग से होता है? हमारा ऑप्शन है अगले भागों से, पिछले भागों से, पार्श्व भागों से, यानी मध्य भागों से। पार्श्व का मतलब होता है दाएं या बाएं साइड, यानी साइड में। तो आपको बताना है खट्टे स्वाद की कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है। तो पार्श्व भागों में खट्टे स्वादों की होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जीवा के पार्श्व किनारे पर खट्टे स्वादों के लिए कोशिकाएं होती है। मीठे या नमकीन या तीखे का अनुभव अग्र भागों से होता है और कड़वे का पश्च भागों से में होता है, यानी कि पिछले साइड, यानी कंठ में कड़वे का स्वाद का पता लगता है। जैसे कि हम लोग एल्कोहल लेते हैं तो हमें, या कोको कोला पीते हैं तो कड़वा महसूस कहाँ होता है? गले में, यानी कि पिछले भाग में। और मिर्ची उर्ची खाते हैं या मीठा खाते हैं तो अग्र भाग से ही पता चल जाता है कि तीखा है या मीठा है या नमकीन है। और पार्श्व भागों से, जैसे कि हम कच्चे आम या इमली खाते हैं तो साइड में दांत का सिहरापन शुरू हो जाता है, यानी कि पिछले भागों से, पार्श्व भागों से खट्टे स्वादों का कोशिकाएं होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव में स्वाद इंद्रिया किसका पता लगाती है? आपको बताना है कि मानव में स्वाद इंद्रिया किसके पता लगाती है। हमारा ऑप्शन है स्वाद, गंध, स्पर्श, सुनना। तो आपको बताना है कि स्वाद इंद्रिया किसका पता लगाती है। तो स्वाद इंद्रिया स्वाद का पता लगाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लसिका किससे पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है? आपको बताना है लसिका किससे पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। हमारा ऑप्शन है फेफड़ा, क्षुद्रांत्र, आमाशय, वृक्क। तो मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांशतः भाग छोटी आंतों में संपन्न होता है। अब पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी छोटी आंत या क्षुद्रांत में ही होता है। छोटी आंत को ही क्षुद्रांत कहते हैं, यानी क्षुद्रांत छोटी आंत का भाग है। लसिकाएं यहाँ से पचे तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। कहाँ से? तो क्षुद्रांत से या छोटी आंत से। तो हमारा राइट आंसर क्या है? क्षुद्रांत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे क्षुद्रांत की जगह पे छोटी आंत होता तो भी हमारा सही आंसर होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। आपको बताना है आहार में जो लोग हम भोजन करते हैं उसमें लवण यानी कि नमक का क्या उपयोग है। और हमारा ऑप्शन है जल में भोजन के कणों की विलय को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, भोजन को स्वाद बनाना यानी स्वादिष्ट बनाना। तो हमारे आहार में लवण यानी कि नमक का उपयोग क्या है? तो लवण का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम लोग लवण का उपयोग करते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आहार नाल की लंबी नली है। आहार नाल एक लंबी नली है जो विस्तृत है।
आपको बताना है कि जो आहार नाल है, जो लंबी नली है, वो कहाँ से कहाँ तक है। ऑप्शन है हमारा मुंह से आमाशय तक, आमाशय से बड़ी आंत तक, छोटी आंत से गुदा तक, मुंह से गुदा तक। तो आहार नाल एक लंबी नली है जो मुंह से गुदा तक होती है, जिसमें आहार नाल को ही जठरांतरीय मार्ग भी कहते हैं। इसमें मुख, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तथा गुदा शामिल होता है। तो हम कह सकते हैं कि मुंह से लेकर गुदा तक आहार नाल एक लंबी नली है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह, हमारा ऑप्शन है, अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है, बाजार में सस्ता होता है, सुपाच्य होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है। तो पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि अनिवार्य अमीनो एसिड से, यानी कि अमीनो अम्ल से भरपूर होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। पशु प्रोटीन अमीनो एसिड से भरपूर होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है। आपको बताना है गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है वसा की, हाइड्रोकार्बन की, पकाने के तेल की, निकोटीन की। आपको बताना है इसमें किसकी प्रचुरता पाया जाता है गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ में। तो गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ में कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें वसा की प्रचुरता होती है। खाद्य तेलों में उपस्थित ट्रांसफैट कैंसर के कारक हो सकते हैं। क्या होता है? जो खाद्य तेलों में होता है उसमें ट्रांसफैट होता है जो कैंसर की कारण बन सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा कि गहरे तले हुए पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि इसमें प्रचुरता होती है वसा की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारा ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन्स, वसा, दूध। आपको बताना है कि 14 वर्ष के बच्चों के विकास के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है। तो हमारा आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। इनकी रचना 20 अमीनो अम्ल से होती है। शरीर में यह 14% होती है। हमारे बॉडी में अमीनो अम्ल 14% होती है और यह 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। 14% हमारे शरीर में प्रोटीन होती है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। यह शरीर की नवीन कोशिकाओं का मुख्य आधार होता है। जो हमारे शरीर में नया कोशिका बनता है उसका मुख्य आधार प्रोटीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है। आपको बताना है कि जो लाल चना होता है उसमें कौन सा एंजाइम मिलता है। हमारा ऑप्शन है यूरियस, जाइमेस, माल्टेस, डाइजेस्टेस। तो लाल चने में डाइजेस्टेस एंजाइम मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नाइट्रोजनी आहार है, आपको बताना है कि नाइट्रोजनी आहार क्या है। हमारा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, लवण। तो नाइट्रोजनी आहार क्या है? तो प्रोटीन है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नाइट्रोजनी आहार प्रोटीन है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। आपको बताना है अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। हमारा ऑप्शन है लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एल्केलाइड। आपको बताना है कि अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। तो अमीनो एसिड की आवश्यकता प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं, आपको बताना है एंजाइम होते हैं सूक्ष्मजीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक, फफूंदी।
तो आपको बताना है कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम मुख्यतः रूप से प्रोटीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ भी है, अकार्बनिक नहीं है, कार्बनिक पदार्थ है। एंजाइम की खोज किसने किया था? तो जर्मन एक वैज्ञानिक था कुहने, इसी ने एंजाइम की खोज किया था। किसने? तो कुहने ने। तो एंजाइम होते हैं मूलतः प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। हमारा ऑप्शन है आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है। आपको बताना है कि डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है। हमारा ऑप्शन है लाल ग्रंथि, अमाशय, यकृत, अग्नाशय। तो डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत लाल ग्रंथि है। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत लाल ग्रंथि है। डाइस्टेज का कार्य क्या है? तो यह स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। डाइस्टेज क्या करता है? तो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? लाल ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है पित्त का स्रोत क्या है। आपको बताना है कि पित्त कहाँ से स्रावित होता है। हमारा ऑप्शन है पित्ताशय, यकृत, पित्तवाहिनी, अग्नाशय। तो पित्त का स्रोत क्या है, कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय में जमा होता है और पित्तवाहिनी द्वारा यह बाहर निकलता है, जिससे यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय में परिवर्तित कर देता है, यानी कि पाचन की क्रिया में मदद करता है। यह पाचक रस, पित्त एक पाचक रस नहीं है, फिर भी यह पाचन में सहायता करता है। क्या करता है? पाचन में सहायता करता है। यह स्रोत इसका है यकृत और जमा होता है पित्ताशय में और बाहर निकलता है पित्तवाहिनी से। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसमें पूछा गया है कि पित्त का स्रोत क्या है, मैंने पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है। आपको बताना है कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है। हमारा ऑप्शन है वसा, खनिज, जल, शर्करा। दूध में पूछा गया है दूसरा सबसे बड़ा, पहला नहीं दूसरा। पहला में तो जल हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मात्रा में जल होता है। आपसे पूछा गया है दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन सा है। तो आपको बता दूं, गाय के दूध में लगभग 87.3% जल होता है, वसा 3.9% होता है, प्रोटीन 3.25% होता है और शर्करा जिससे वो होता है 4.8% गाय के दूध में। और मान लीजिए कि मनुष्य के दूध में 88% जल होता है, वसा 3.8% होता है, प्रोटीन 1.2% होता है और शर्करा 7% होती है। तो गाय के दूध में शर्करा 4.8% है और मनुष्य के दूध में शर्करा 7% है। तो हमसे पूछा गया है दूसरा सबसे बड़ा तत्व, तो हमारा शर्करा दूसरा सबसे बड़ा तत्व हो जाएगा। पहला वसा, दूसरा शर्करा और तीसरा नंबर पूछ लिया जाए तो वह होगा वसा और चौथे नंबर पे प्रोटीन होगा। तो हमारा राइट आंसर शर्करा होगा। हमारा राइट आंसर डी शर्करा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार बदल लेता है। आपको बताना है कि किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है। हमारा ऑप्शन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, एंट्रोकाइनेस, न्यूक्लियोटिडेस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो HIV अपना आकार बदल लेता है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण। तो किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है लीवर किससे भरपूर स्रोत है। आपको बताना है कि लीवर में सबसे भरपूर स्रोत कौन सा है।
हमारा ऑप्शन है शर्करा, वसा घुलनशील विटामिन, खनिज, प्रोटीन। आपको बताना है लीवर किससे भरपूर स्रोत है, किसका भरपूर स्रोत है। तो लीवर विटामिन ए, डी, ई, के का बहुत भरपूर स्रोत है। तो हमारा क्या होगा, ई, डी, ए के क्या है, तो वसा में घुलनशील विटामिन है, एडेक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, वसा घुलनशील विटामिन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। आपको बताना है कि मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या है। हमारा ऑप्शन है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, बेसिक, यानी कि क्षार। बेस मतलब क्षार होता है। आपको बताना है कि मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या है। तो मानव जठर एक अम्लीय है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, अम्लीय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है। आपको बताना है यूरिया कहाँ संश्लेषित होता है। हमारा ऑप्शन है यकृत, फेफड़ा यानी फुफ्फुस, पलीहा यानी कि तिल्ली, ब्रिक यानी कि खून गुर्दा या किडनी। तो आपको बताना है यूरिया किस में संश्लेषित होता है, तो यूरिया यकृत में संश्लेषित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। आपको बताना है जो टेबल शर्करा है वो किस प्रकार की शर्करा है। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं, चीनी को ही टेबल शर्करा कहा जाता है। आपको बताना है टेबल शर्करा किस प्रकार का शर्करा है। हमारा ऑप्शन है फ्रक्टोज, ग्लाइक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। टेबल शर्करा किस प्रकार का शर्करा है, तो सुक्रोज। सुक्रोज को ही, चीनी को सुक्रोज कहते हैं और सुक्रोज को ही टेबल शर्करा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। तो यकृत आवश्यकताओं से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संग्रह कर लेता है। यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संग्रहित कर लेता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। जब ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल लेता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। जब रक्त में ग्लूकोज की कमी पड़ती है तब ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में छोड़ देता है, यानी मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनोलिसिस कहेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यकृत। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है। आपको बताना है सब्जियां खराब होती है किस लिए, कैसे खराब हो जाती है। आपको बताना है कि शर्करा के अधिक मात्रा से, जल की अधिक मात्रा से, विटामिनों की अधिक मात्रा से, एंजाइमों की अधिक मात्रा से। सब्जियां में, हरी सब्जियों में जल की मात्रा अधिक होती है जिससे वो सड़ने लगती है, खराब होने लगती है। तो हमारा आंसर होगा जल। जल के अधिक मात्रा के कारण सब्जियां खराब हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। आपको बताना है कि किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। हमारा ऑप्शन है क्यूटाइड, काइटिन, कीरेटिन, ट्यूनिसिन। नख और खुर, नख, खुर, सींग बने होते हैं क्रिएटिन प्रोटीन से, यानी क्रिएटिन ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्रिएटिन। क्रिएटिन को ही रेशेदार प्रोटीन कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्रिएटिन होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है। हमारा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, क्रिएटिन, एंजाइम। तो रेशेदार प्रोटीन क्रिएटिन को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्रिएटिन को ही रेशेदार प्रोटीन कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध स्रोत ज्ञात करें।
खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? मांस और अंडा, दूध और सब्जियां, सोयाबीन और मूंगफली, एक प्रकार के शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव। आपको बताना है खाद्य प्रोटीन में 2 सबसे प्रोटीन स्रोत समृद्ध स्रोत कौन सा है प्रोटीन का? तो सोयाबीन और मूंगफली सबसे समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारी धातु को विषाक्त यकृत सिरोसिस पैदा करती है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करता है। हमारा ऑप्शन है कॉपर, लेड, मरकरी, जिंक। तो यकृत सिरोसिस पैदा करती है कॉपर की अधिकता के कारण। कॉपर से विषाक्त होती है तो सिरोसिस पैदा यकृत में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। यकृत में कॉपर के संचयन से यकृत में विकार उत्पन्न हो जाता है तथा उसके ऊतक क्षय होने लगता है, जिससे यकृत सिरोसिस या यकृत नेक्रोसिस कहते हैं। जो कॉपर से बीमारी होती है उसे यकृत सिरोसिस या यकृत नेक्रोसिस कहते हैं। जब कॉपर शरीर के अन्य भागों में जैसे कि मस्तिष्क, वृक्क तथा आँखों पर जमने लगता है, इसे विल्सन रोग कहते हैं। जब कॉपर हमारे मस्तिष्क, आँख और वृक्क में जमने लगेगा तो क्या होगा? विल्सन रोग होगा। और जब यकृत में जमने लगेगा तो यकृत सिरोसिस या यकृत नेक्रोसिस हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सिरोसिस पैदा करती है कॉपर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? आपको बताना है। हमारा ऑप्शन है, इसे खरीदना बहुत महंगा होता है, इससे रसायन एवं सिंथेटिक कीटनाशकों के प्रयोग के बिना उगाया जाता है, इसे कांच के हाउस तथा वायुरोध परिवेश में उगाया जाता है, और चौथा ऑप्शन है, यह रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर करता है। तो आपको बताना है कि मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? क्योंकि यह रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों के प्रयोग के बिना उगाया जाता है, यानी कि यह जैविक खेती कहलाती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।